न्यूट्रॉन एंड द मैनी मोर। This call is now ओके, being recorded. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्टली जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें फर्स्ट पैरा है, उसमें हमने ये सब डिस्कस किया था। द हिस्ट्री हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, न्यूक्लियर साइज कैसे मेजर करते हैं, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, स्पिन एंड पैरिटी का कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट जहाँ पर बेसिक यूनिट्स जो यूज़ होते हैं वो हमने स्टार्टिंग में सब कुछ वहाँ पर वो डिस्कस किया था। आफ्टर द डिस्कशन we go for the concepts of binding energy, mass defect, atomic mass unit, वो सब स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। एटॉमिक मास यूनिट, उनका कन्वर्जन, मास एनर्जी रिलेशन कन्वर्जन, बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट्स के बाद हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, अगेन मास नंबर, फिर वैसे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो प्रूव करना, उससे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ प्रूव कर सकते हैं यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। करो। और वेचर सेमी एम्पिरिकल फार्मूला के हमने एप्लीकेशंस देखे। हेलो सर। वी सी द, हाँ बोलिए। सर दिशांत को ऐड करो। यहाँ आ नहीं रहा कोई, उसने बोला। हमें बोलता हूँ उसको। चलो किसको ऐड करना है? दिशांत अभी यहाँ पर उनकी परमिशन नहीं ले मांग रहा है, तो यहाँ पर आ नहीं रहा। जैसे याद आएगा आई विल ऐड टू दैट। मेरे दोनों स्क्रीन पे मुझे दिख ही देगा, अभी कोई आ नहीं रहा इसलिए मैं नहीं बता रहा। ओके, तो एज द वी गो फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, हमने वहाँ पर कैलकुलेशंस देखा, उनका डेरिवेशंस, उनकी मेजर एप्लीकेशंस वहाँ पर हमने देख ली कि उनका क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस में हमने आइसोबार फैमिली में स्टेबल एलिमेंट कौन से, वो एक एप्लीकेशंस देख लिया हमने। देन वी सी द अदर कंसेप्ट के जो डी के रहता है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, वहाँ पर भी हमने उनका एक एप्लीकेशंस देखा कि यूजिंग अ वेक्टर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला यू कैन डिस्क्राइब जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन कहाँ से होगा और कब होगा। और एक एप्लीकेशन हमने देखा था कि मास नंबर नोन है तो वी कैन कैलकुलेट द जेड। ओके, एटॉमिक नंबर आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब वहाँ पर यूनिट 3 का जो टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, वो वहाँ पर हमने लिया था क्योंकि वो उसका लिंक है, वो पढ़ोगे देन यू गोट सम आइडिया कि भाई जो डी के हो रहा है, अल्फा डी के एनर्जी का कंसेप्ट, विच है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला क्या है, कब वो जाके डी के हो सकता है। तो हमने कहा था कि मास एनर्जी आपको देखना है पेरेंट न्यूक्लियस और द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो मास एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस इज हायर देन एंड देन द डीके इज पॉसिबल। फिर सैगरी चार्ट हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, फिर से हमने अल्फा डीके का स्टार्ट किया डिस्कशन। वी डिस्कस द सैगरी चार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा डीके। तो अल्फा क्या क्या काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पर, उनका क्या स्पीड रहता है, और अल्फा पार्टिकल्स अल्फा डीके जो होता है वहाँ पर उनका स्पेक्ट्रम कैसा रहेगा, उनकी लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स कैसे मिलती है, और उनके भी इस पे प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए। देन वी डिस्कस द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा डीके। तो क्यू अल्फा हमने कैलकुलेशन किया, दैट इज के अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर -4। ओके, तो वहाँ पर वो हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट डिस्कशन वी गो ऑल्सो सम मोर प्रॉब्लम्स, वहाँ पर भी हमने फिर से एक दो प्रॉब्लम्स देख लिए। फिर हमने बैरियर पेनेट्रेशंस का डिस्कशन किया। उससे पहले हमने देखा कि जो बैरियर है, अथवा तो हम कह सकते हैं कि बैरियर हाइट कितना है बी, अथवा तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको कितना एनर्जी देना होगा तब जाके वो क्रॉस कर पाएगा। तो उसका प्रॉब्लम हमने एक पोलोनियम के बेस पे सॉल्व किया था, क्यू अल्फा में मिला था, और बी बैरियर हाइट हमने कैलकुलेट किया था। फिर एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया। आफ्टर द डिस्कशन वी गो फॉर द अल्फा डी के पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स में हमें देखा कि भाई ये क्लासिकली तो फोरबिडन रीजन है। ओके, जहाँ पर हमने लास्ट क्लास हमने देखा था ये, जस्ट फॉर योर रिविजन एज वी गो दैट पार्ट, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया, वी रिवाइज सम शॉर्टली, तो यू गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट अल्फा डी के पैराडॉक्स यहाँ पर हमने देखा था। आई विल सेलेक्ट नेक्स्ट अदर डायग्राम, ये डायग्राम आप देखिए।
तो ये सिंपल सा है कि जो न्यूक्लियस है, ये फिगर आपको समझ में आ जाए तो पूरा थियरी का कंसेप्ट भी आप इजीली समझ सकते हो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस फिगर कि ये पोटेंशियल वेल क्या कहता है, तो जब अल्फा पार्टिकल होता है, ओके, वन मिनट, ओके, आप देख सकते हो इन फिगर। हाँ, ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो ये डायग्राम जो आपको फिगर दिख रहा है, वो पोटेंशियल मतलब अल्फा पार्टिकल जब इनसाइड द न्यूक्लियस है, इफ आई विल ड्रॉ द वन न्यूक्लियस हियर, और वहाँ पर हम बताया कि अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस है, okay? तो उन्हें कौन सा पोटेंशियल लगता है? न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो आपको आर रेंज तक, ये आर रेंज दिया है, कैपिटल आर, ओके, उस रेंज तक न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल लगता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल है आर रेंज तक। और वहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही वो बाहर निकला, मतलब वो ट्राई कर रहा है बाहर आने के लिए, तो उसके बाद उसको, इफ इट विल बी आउटसाइड, और ये पोजीशंस पे है, ये पोजीशंस आप देख सकते हो, इस पोजीशंस पे है अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर उसे कुछ कुलुम्बिक पोटेंशियल, मतलब अल्फा इज अ पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स है, तो सम कोलम्बिक पोटेंशियल आते हैं। और ये कोलम्बिक पोटेंशियल जो इफेक्ट है वो आप 1/r, ये डायग्राम, दैट इज नथिंग बट हाइपर पोलर टाइप, ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये रीजन में वहाँ पर आपको जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ पर कोलम्बिक पोटेंशियल है, और यहाँ तक उनको न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, ओके। तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे हमें दिखा, और ये दो पार्ट है, ये यहाँ पर अट्रैक्टिव, अब ये क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल ट्राई कर रहा है न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए। लेकिन क्लासिकली देखे, क्लासिकल मैकेनिक्स से हम देखे कि भाई हमारे पास 10 फीट की दीवार है, और हमें हमारे पास ना तो सीढ़ी है ना तो कुछ है, तो ना तो उसमें कोई स्टैकर्स है कि हम चढ़ के भी उसे क्रॉस कर पाए, तो डायरेक्ट जंप करके कूदना 10 फीट दीवार, ओके, या उससे ज़्यादा हम मान ले कि 2 माले की दीवार है और उसे हमें कूदना है, तो इज इम्पॉसिबल, क्लासिकली इज इम्पॉसिबल। तो क्लासिकली से ये आंसर तो मिल नहीं रहा था, वहाँ पे उस टाइम सरप्राइज ही था कि ये अल्फा पार्टिकल आ कैसे रहा। फिर गैमो ने अपना इनपुट दिया, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई किया, और टनलिंग की बात आई कि भाई वो टनल करके बाहर आ जाता है। अब टनलिंग कंसेप्ट मतलब अल्फा डी के टनल करके बाहर आ रहा है, और यहाँ पर उन्होंने वेव मैकेनिक्स अप्लाई किया। मतलब ये जो रीजन है, मैंने जो अभी सेकंड रीजन जो ये लिखा है डायग्राम के अंदर, तो वो रेक्टेंगुलर बैरियर, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के ड्रॉ किए कि मतलब ये क्यू वैल्यू है, ओके, और ये वी आर, यहाँ पे ये वी आर, वी, और उसे स्मॉल आर लिख देते हैं हम यहाँ पर, ओके। दैट इज वी आर, वी मतलब आप समझो कि एट पर्टिकुलर आर पे कौन सा पोटेंशियल है, दैट इज वी आर, ओके। तो वो वी माइनस क्यू, तो वहाँ पर छोटे छोटे रेक्टेंगल बना देते हो, तो गामा को उन्होंने डिफाइन किया था, एंड गामा इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस व्यू, अथवा तो आप कह सकते हो वी माइनस क्यू, ये वी माइनस क्यू। तो ऐसे ज़्यादा रेक्टेंगल बनाते जाओ, तो पूरा समेशन कर दो, तो आपको एक जी का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा था, जी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके। यहाँ पर आप देखोगे वेरी सिंपल, आपको गामा की फॉर्मूला याद है, फिर आपको जी इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, गामा आर डी आर, ओके। देखिए यहाँ पर g इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा आर डी आर, और गामा आर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, दैट रिप्रेजेंट, आपको डायरेक्टली यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो,
2m बाई एच कट स्क्वायर वी आर माइनस क्यू। और उसको जो आपके बुक दिया है उसमें तो ज़्यादा डिटेलिंग करके नहीं दिया है सॉल्यूशन, लेकिन आप उन्हें कल हमने ये स्टेप सब किए थे, ये सब फंडाज और मैथमेटिकल अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है और जी की एक कैलकुलेशन लेके आना है। और जी लास्ट आप देखोगे एज वी सॉल्व द फर्दर पार्ट, तो लास्ट हमें जो जी मिला था दिस विल बी दिस जी। ओके, कल जो हमने डिस्कस किया था जी इक्वल टू, यहाँ पर आप और देखोगे आगे ये रिलेशन। ओके, जी इक्वल टू Z1 Z2 ई स्क्वायर 4h कट v एप्सिलॉन जीरो। ये जो v है वो आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसके लिए g। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द पार्टिकल, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था यूजिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। और वहाँ पर हमने वेव मैकेनिक्स अप्लाई किया है टू सोल्व द रेक्टेंगुलर बैरियर। जब क्वांटम मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बीएससी लेवल या तो अभी तो एमएससी में आपने पढ़ ही चुका होगा, अल्फा डी के पैराडॉक्स, शायद सर ने भी वो पढ़ा रहा होगा कि रेक्टेंगुलर जो बैरियर है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस 2g वो हमने यूज़ किया और g की कैलकुलेशन आपको बताया। ओके, तो आप देखोगे आगे प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट हमने देखा। अभी हमने क्या किया कि अभी रिलेशन हमें फाइंड करना है, लैम्डा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना डीके होगा और उसका रिलेशन हमें देखने को नंबर ऑफ एटम्स कितना करेगा अंदर। अल्फा डी के ऐसा नहीं है कि एक बार ट्राई कर दिया तो मतलब वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। कल हमने उसकी वैल्यू देखी, दे विल ट्राई 10⁻23 टाइम्स। ओके, तो इसकी हमने यहाँ पर वो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला बनाया है कि लैम्डा, लैम्डा क्या है, दैट इज अ डीके पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम। एफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, एफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, और पी द प्रोबेबिलिटी पर एटम। तो हमें एफ कैलकुलेट करना है। ओके, एफ आपको मिल जाता है तो आपको लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू एफ डॉट पी। पी तो हमें मिल गया, पी इज प्रोबेबिलिटी पर एटम ई रेज टू माइनस 2g। तो हमने एफ कैलकुलेट करने के लिए बताया था आपको कि आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आप करोगे तो ये 2r/t और t मिल जाता है, और ये वही v है जो वेलोसिटी है। ओके, तो आपको एफ जो कैलकुलेट कर सकते हो, एफ इक्वल टू v/2r। ओके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, ये t है, पर यूनिट टाइम होगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा v/2r। अब आगे हम देखते हैं कि भाई ये डायग्राम से आप देखोगे टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फिगर से आप समझ सकते हो कि ये फिगर है आपके पास, ये देखो आप कि नीचे जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है जो P मैंने लिखा है, P that is nothing but a potential energy, K is nothing but a kinetic energy। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट अ टोटल एनर्जी। तो आप इसे वहाँ पे आप देख सकते हो। और एक बता दूँ, ये P जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -v0 मैक्सिमम। ओके, और K इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्यू अल्फा पार्टिकल। तो आप वो फार्मूला में रख दो तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट में यूज हो जाता है। टोटल एनर्जी क्यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी -v0, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, okay, which is equal to q plus v0। v0 is the पोटेंशियल एनर्जी, मतलब -v0 था और ये v0, ये याद रखना, और स्मॉल v है वेलोसिटी और ये v0 लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप उसकी फार्मूला एफ यहाँ से आप v कैलकुलेट कर सकते हो और v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो f की जगह पे, f इक्वल टू v/2r, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर सकते हो लैम्डा इक्वल टू एफ डॉट पी। तो ये फार्मूला इनटू दिस। अब इसको आप कल मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था कि आपकी क्यू वैल्यू आप ले लेते हो 4 MeV। ओके, इफ यू टेक द क्यू वैल्यू एज अ 4 MeV, तो आपको जी कितना मिलेगा, फिर पी क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 10⁻39 टाइम्स। वो कितनी बार अटेम्प्ट करेगा, 10⁻23 टाइम्स पर यूनिट टाइम। ओके, प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट यहाँ पे देखो ये हमने लिखा ही है, आपको याद रखना, ये लिखना हो तो लिख सकते हो साथ साथ
कि लैम्डा क्या है, तो कि डीके कांस्टेंट, एफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी पर एटम क्या मिलेगा। तो आप उसे कैलकुलेशन, हैंड कैलकुलेशन या तो आप एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हो। यू गॉट दिस रिजल्ट एंड लैम्डा आपको जो मिलेगा दैट विल बी 10⁻16 और उसका रिलेशन टी आप फाइंड करो तो 10⁻15 सेकेंड आ रहा है और ईयर्स में आप करोगे तो देयर इज नथिंग बट 10⁻7 ईयर। कितना ईयर होगा? 10⁻7 ईयर, मतलब 4 MeV का क्यू अल्फा पार्टिकल है तो वो पेरेंट न्यूक्लियस का लाइफ टाइम आप कहोगे 10⁻7 ईयर है। अभी आपको क्यू जो मिल रहा है इफ अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आपने फाइंड आउट की 7 MeV, तो वहां पर आप कैलकुलेशन करोगे तो डी के कॉन्स्टेंट आपको मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स तो 10⁻23 टाइम्स है, टी प्रोबेबिलिटी पर एटम चेंज हो जाएगा और टी ऑफ आप देखोगे तो 10⁻⁻5 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो Q जो है is inversely proportional to T half. Q is inversely proportional to T half. Q कम है तो T half ज़्यादा होगा लाइफ टाइम और Q ज़्यादा है तो T half कम होगा हाफ लाइफ। तो अप टू दैट अल्फ़ा डी के में जो भी हमारे कंसेप्ट और टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ तक हमें डिस्कस कर लिए। टुडे वी नाउ गो फॉर बीटा डी के कंसेप्ट्स। सो बिफोर वी स्टार्ट द बीटा डी के, इफ एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, और आपको कुछ पढ़ाई में क्वेश्चन हुआ हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप कि यू रेफर ऑल द अल्फा डी के। मैक्सिमम एक टेस्ट जो हो गया उससे पहले तो हमने दोनों यूनिट वहाँ पर आपने पढ़ लिए होंगे, दो जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे। ये थर्ड कंसेप्ट हमारा है अल्फा डी के। नाउ वी गो फॉर टुडेज वी स्टार्ट बीटा डी के कंसेप्ट। तो बीटा डी के क्या है, बीटा डी के का कंसेप्ट क्या है, क्या क्या वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्या हिस्ट्री था। तो नाउ वी स्टार्ट फॉर बीटा डी के। आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इफ एनी क्वेश्चन इन अल्फा और फर्दर टॉपिक्स, इनसे पहले जो भी टॉपिक्स में हम डिस्कस कर लिया है और कुछ नए कोई आप पढ़ रहे हो उनमें कुछ कोई क्वेश्चन हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। जब जितना मुझे पता होगा मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, नहीं पता तो अभी आई विल डिस्कस विद आवर फैकल्टीज और विद सीनियर पर्सन एंड आल्सो आई विल सॉल्व योर डाउट्स। तो आप चाहो तो कभी भी आइदर थ्रू मेल आइदर थ्रू मैसेज, ओके, और कभी क्लास में आपकी कोई डाउट्स हो, कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये हमारा अभी ऑनलाइन सेशन है पूरा और वहाँ पर जब हम मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कभी भी कोई टॉपिक में आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बीटा डी के कंसेप्ट से। अभी आप लोगों ने बीटा डी के बारे में तो सुना ही है और पढ़ा भी है और क्वेश्चंस भी आपको पता ही है। तो वी स्टार्ट दैट कंसेप्ट नाउ, बीटा डी के। ओके, अभी किसी स्टूडेंट्स को हम पूछ ले कि भाई बीटा डी के जो है, ओके, बीटा डी के, ओके, वो आपको हम ये देखें कि ये बीटा डी के जो रहता है वो कैसे होता है, न्यूक्लियस से बीटा डी के कैसे मिलता है, हमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन पता है बीटा डी के लिए। बीटा डी के में हमें पार्टिकल जो मिलते हैं दैट इज यू कैन गेट द बीटा इलेक्ट्रॉन मिलता है ई माइनस और ई प्लस। तो एनी आइडिया? तो भाई हमारा न्यूक्लियस है, okay? तो इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन है लिख दो, ओके। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बीटा माइनस और बीटा प्लस, ये डीके हो रहा है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे होता होगा, ये क्वेश्चन है। अब पीपल गेट फाउंडेड कि भाई अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल भी मिल रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल भी आ रहा है बीटा डी के। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या वहाँ पर होता होगा कि जो जिससे हमें ये बीटा डी के मिल रहा है। तो वी नो द कंसेप्ट, वहाँ पर ये अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं,
आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, बट हमें तो ये न्यूक्लियस से मिल रहा है बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। तो इसका कंसेप्ट है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन आप लिखोगे तो इधर ए न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू अ प्रोटॉन और प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, वो कंसेप्ट से हम देख सकते हैं। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो यू कैन न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब आपको बीटा माइनस डी के मिलता है। इफ प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन you get a beta plus, and electron capture, the last one, the third interaction is electron capture। मतलब जो भी न्यूक्लियस है हमारा उसके ए सेल, एल सेल, एम सेल, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एंड देन वी गेट अ बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके। तो यहाँ पर अभी हम देखें भाई उनका एक न्यूक्लियर रिएक्शन बना दे, उनकी जो प्रोसेस है। सपोज हमने पेरेंट न्यूक्लियस ले लेते हैं, वी डिफाइन द सिंबल एक्स जेड ए, हमारा एलिमेंट जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिल रहा है, सपोज दैट विल बी बीटा माइनस डी के हो रहा है। आपका कौन सा डी के हो रहा है? बीटा माइनस डी के हो रहा है, ई माइनस वन। तो ये क्या होगा? दैट विल बी, मतलब उसको आप -1 आपको इधर लिखना है तो लिखिए। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता बीटा डी के में, तो मास नंबर इज नॉट अफेक्टेड, तो वो तो ए का ए रहेगा। जब आपका एटॉमिक नंबर है उसमें चेंज आएगा तो ये क्या हो जाएगा? Z+1, एक बढ़ जाता है। ओके, दैट विल बी Z+1। और आपको कुछ वहाँ पर जो पहला फाइंड आउट हुआ था तो उसको Q से यहाँ पर डिफाइन किया था, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात नहीं आई थी तब इसके लिए ये बीटा माइनस डी के इस तरह से लिख रहे हैं। जब ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, मतलब यहाँ पर क्या है? एक्स जेड ए है और यहाँ पर आप न्यूट्रॉन लिखोगे एन। ओके, अब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? प्रोटॉन में, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूट्रॉन क्या यहाँ पे होगा? n-1। तो ये रिएक्शन है न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू दी प्रोटॉन, दैट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, ये तीन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं है, ये तीन जो हमने बताया ये मेन उनकी प्रोसेस है फॉर जनरेशन ऑफ बीटा डी के। ये आपका कंसेप्ट है। अभी हम देखें कि ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन के लिए एक हमने न्यूक्लियर रिएक्शन बनाया। अब सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन बनाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज हमारे पास पैरेंट न्यूक्लियस है, या तो we define this element x z a, z is the atomic number, a mass number। अब क्या हम कर रहे हैं? दैट प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, मतलब आपके पास जो एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तब हमें मिलता है बीटा प्लस डी के, E+1। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो n+1 होगा तो Z-1 हो जाएगा। डॉटर न्यूक्लियस जो मिलेगा, मास नंबर तो सेम। अब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू दी न्यूट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं Z-1। और वहाँ पर जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूट्रॉन में क्या होगा? दैट इज n+1। और आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, वो Q ऐसा फर्स्ट। तब न्यूट्रिनो का कंसेप्ट नहीं आता, उससे पहले का मैं न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहा हूँ। और दैट इज नथिंग बट यहाँ पर उसे बीटा प्लस प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, ये कंसेप्ट है। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, सपोज आपके पास जो पैरेंट न्यूक्लियस है वो कोई इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, मतलब ये कोई हम लिख लें और वो कोई इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है। ओके, तो इफ इट विल बी कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन तो सम हमें एलिमेंट्स न्यू मिलेगा। ओके, बट इफ इट विल बी कैप्चर इलेक्ट्रॉन E-, ओके, तो -1, तो दैट विल बी y, हमें जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा दैट इज Z-1 और A प्लस, वहाँ पर भी Q है लेकिन ये कंसेप्ट हम देखेंगे, दैट विल बी Q कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स कि भाई हमारे पास ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमने लिखा अभी, उसको आपको चेक करना। ये देखो कि मैंने जो Q वैल्यू लिखा है यहाँ पर, Q जो लिखा है
ये जो क्यू है वो एक्चुअली क्यू तो जो मेजर करने में आ रहा था मान रहे थे कि बाकी एनर्जी वो फोटॉन्स में एमिट हो रहा है, लेकिन वो चेक किया गया या तो हीट एनर्जी में एमिट हो रहा है, फोटॉन्स तो कहीं मिल नहीं रहे थे डिटेक्टर से देखे तो। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ हीट एनर्जी एमिट होगी बीटा डीके में, तो कैलोरीमीटर यूज़ किया और एनर्जी का कैलकुलेशन किया, तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्जन नहीं मिल रहा था। तो द पीपल गेट डिफिकल्टीज कि भाई ये बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है। ओके, यहाँ पर बीटा डीके में एक ये डिफिकल्टीज आ रही थी एंड द प्रीवियस, जब उनका डिस्कवरी हुआ बीटा डीके जो हो रहा है न्यूक्लियस से, तो फर्स्ट यहाँ डिफिकल्टीज ये था कि बाकी एनर्जी कहाँ पे एमिट हो रही है। तो 1930 की बात है, वहाँ पर पोली ने कंसेप्ट दिया था कि दैट एनर्जी इज थियोरेटिकल कंसेप्ट, वो न्यूट्रिनो के फॉर्म में आ रहा है। एक पार्टिकल उन्होंने डिफाइन किया पोली ने, और पोली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो क्यू है वो नथिंग बट अ न्यूट्रिनो, so neutrino is a particle as well as anti-particle also there, anti-neutrino। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट आया और फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू की जगह पे हमें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो लिखना है। तो जब बीटा माइनस डी के रहता है तो एंटी न्यूट्रिनो मिलता है, ओके, तब ये क्यू वहाँ पर एमिट हो गया और हो गया एंटी न्यूट्रिनो। और ये उसकी भी हम पूरे क्या रहता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम सब डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि ये क्या उसका हिस्ट्री रहा। तो दिस विल बी न्यूट्रिनो एंड दिस क्यू, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है इस साइड, वहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो, तो इस साइड आएगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये न्यूट्रिनो मिलता है। तो ये कंसेप्ट है, आपको ये पूरी न्यूक्लियर रिएक्शन ये सही है, क्यों नहीं लिखना है। अभी जो हम यूज़ करते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ऐड करके ही उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्या और भी डिफिकल्टीज आ रही थी, क्योंकि क्यू वैल्यू भी था, फिर हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो वैलिड है, उसमें तो कंजर्वेशन आ रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी लगाना है, फिर लो ऑफ स्पिन भी लगाना है, एंगुलर मोमेंटम भी देखना है। तो कई जगह पे भी डिफिकल्टीज आ रही थी। फिर पोली ने एक ऐसा पार्टिकल डिफाइन कर दिया था जो अभी हम आगे पोली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा वो पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट पोली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, हमें बीटा का एक स्पेक्ट्रम की भी बात अभी, और एक कि ये जो तीनों न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है इधर यू टेक इसका क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बीटा माइनस डी के, ये बीटा माइनस डी के है, उसका क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बीटा प्लस डी के और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो क्यू वैल्यू क्या है, मास एनर्जी रिलेशन, मास ऑफ दैट द पैरेंट न्यूक्लियस माइनस द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो यू कैन कैलकुलेट, ये क्यू मैंने जो लिखा था दैट इज नथिंग बट फॉर द एनर्जी कंसेप्ट, ओके। और क्यू वैल्यू जो है फॉर अबाउट 3 न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको क्यू वैल्यू जो फाइंड करना है, अब चाहे तो क्यू वैल्यूज के लिए हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, आपको क्यू जो फाइंड करना है वो क्या है, मास ऑफ द मास एनर्जी रिलेशन, ओके। सपोज हमारा फर्स्ट जो बीटा माइनस डी के फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस में आपको, फिर आपको कैलकुलेशन करना हो आप कर सकते हो, ये आपका रेफरेंस के लिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1 हम दे रहे हैं और उसके लिए हमें क्यू वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो मास एनर्जी रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हो, मास ऑफ द पेरेंट माइनस द मास ऑफ द डॉटर मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो आप उसे कर दीजिए, लिखना हो तो उस पर क्यू वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस हम ले रहे हैं, ओके, एम एन, और एलिमेंट है एट दैट ए, ओके, माइनस प्रोडक्ट में हमें क्या है, दिस प्रोडक्ट न्यूक्लियस Z प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। तो आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पर मास एनर्जी फॉर दैट माइनस एम एन, इसको ब्रैकेट में लिखना हो तो भी लिख लीजिए, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस है Y Z प्लस 1 ए, ओके, मास नंबर माइनस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम न्यू इनटू, ये पूरा जो है ये ब्रैकेट हम कंप्लीट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इन्हें लिख देते हैं, दैट विल बी, यहाँ पर देख सकते हो, इनटू सी स्क्वायर, इनटू क्या आएगा यहाँ पर सी स्क्वायर,
सी स्क्वायर। तो ये क्यू वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल है थोड़ा। आपको ये पेरेंट न्यूक्लियस, उसकी मास एनर्जी ये, और इंटू सी स्क्वायर, फिर डॉटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रिनो 0 है, तो ये कैलकुलेशन में नहीं लेते। ओके, एज पर द पॉली जब था, दैट वुड बी 0। और ये 2015 में अभी नोबेल प्राइज भी मिला है इन 2015, हाँ, कि न्यूट्रिनो है उनका मास फाइंड आउट किया गया था, वेरी 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 नेग्लिजिबल मास। तो उन्होंने जो डिस्कवरी किया था न्यूट्रिनो के लिए, और न्यूट्रिनो का तो डिस्कवरी आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल तो 1954 में आया। उनके बाद अभी तक जो आपने अटेंड किया हो लेक्चर, आप चाहे तो लाइव लेक्चर देख सकते हो, एच सी वर्मा सर के लेक्चर फॉर टीआरएल में आए थे, न्यूट्रिनो का था। उन्होंने लेक्चर दिया था 2018, नहीं 19 में दिया था लेक्चर, हाँ 19 में उन्होंने वो लेक्चर दिया था। अब तो 19 में ज्वाइन हुए, उनसे पहले। तो वहाँ पर पीआरएल में उनका लेक्चर था, न्यूट्रिनो का था। उन्होंने उनमें बताया था कि भाई जो न्यूट्रिनो है, 5 तरह के न्यूट्रिनो डिस्कवरी हुए, और न्यूट्रिनो अभी हमारे बॉडी से भी पास होते रहते हैं। और कितने सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट को 2-3 तरह के न्यूट्रिनो मिले, ताओ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, उनके बात है। वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है कोवेन एंड डेनिस ने। तो न्यूट्रिनो के बारे में हम वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन, ये आपको क्यू वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं, कि जो हमने 3 न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है, इज दिस वैलिड और नॉट। आप कोई भी न्यूक्लियस लेके ये बीटा डी के नहीं हो सकता है, आपको मास एनर्जी क्यू वैल्यू चेक करना होगा। ओके, तो ये बीटा माइनस डीके के लिए हमने क्यू वैल्यू लिखा है, ऐसे बीटा प्लस के लिए लिख लीजिए, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए तब जाकर आप कह सकते हो कि हाँ कोई भी आप ले लेते हो। सपोज आपने लिया यहाँ पर यूरेनियम, चाहे पेरेंट न्यूक्लियस लिया आपने पोलोनियम, इफ़ यू टेक एनी अदर, आपने सपोज ले लिया बोरोन ले लिया, चलो ना सर हम छोटे लाइटर न्यूक्लियस से हम स्टार्ट करते, क्या है हाँ वहाँ पर बीटा डी के पॉसिबल है। तो आपको ये मास एनर्जी फाइंड करना होगा, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू से ही आप कह सकते हो इफ क्यू इज पॉजिटिव देन इट विल बी पॉसिबल फॉर दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, अदरवाइज दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। तो नेचुरली हमें जो बीटा डी के मिल रहे हैं उसके लिए आपको क्यू वैल्यू चेक करना रहता है, तो ये आपको खास ध्यान देना है। तो आप बीटा माइनस डी के लिए मैंने लिखा, ये मास ऑफ न्यूक्लियस लिखा है, यहाँ पर आप उसको आपको फाइंड करना है मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट हम यूज कर सकते हैं। उसको और इलाबरेट करना है तो मैं करके आपको बता दूं, तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस अभी इसको मास ऑफ न्यूक्लियस है। ओके, तो मास ऑफ न्यूक्लियस तो हमें नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर मास मेजर करना तो डिफिकल्ट है, तो हमारे पास एटॉमिक मास रहता है। ओके, तो एटॉमिक मास हम कैसे लिखते हैं, दैट इज मास ऑफ द एटम, ए टी से मैं लिखता हूँ, दैट वट एवर पेरेंट न्यूक्लियस आपने लिया एग्जैक्ट ए। और एटॉमिक मास के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाता है। ओके, जब आप एटॉमिक मास कहीं ऑब्जर्वेशन टेबल से आप लेते हो या तो स्टैंडर्ड डेटा से यूज़ करते हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देना, माइनस जेड टाइम्स एम ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये बना ये आपका ये न्यूक्लियर, ये जो मास ऑफ द न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियस है एम एन जेड एक्स ए, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मास ऑफ एटम माइनस इलेक्ट्रॉन मास, मास बात कर दीजिए तो एग्जैक्ट आपको न्यूक्लियर मास मिलेगा। तो वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, माइनस दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो है वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डॉटर, तो उसमें भी वही करना होगा, एटॉमिक मास ऑफ द डॉटर माइनस दे ये डॉटर का जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका भी मास माइनस करना होगा, चाहे तो उसे मैं ब्रैकेट में ही लिखूँ, मतलब आपकी कंफ्यूजन ना हो। तो मास, एटॉमिक मास, एटी मतलब एटॉमिक मास, एम एन मतलब न्यूक्लियर मास। तो एटॉमिक मास हम लिखते हैं उसका वाई जेड प्लस वन इंटू ए। ओके, इंटू ए मतलब मास नंबर उनका है जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर
ये ए उसका मास नंबर। माइनस क्या करना है, उसका भी इलेक्ट्रॉन जो है डोटर न्यूक्लियस का, वो भी माइनस करना होगा। तो डोटर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज नथिंग बट Z+1 into the mass of electron, Z+1 into mass of electron। तो ये बन गया दिस मास ऑफ द न्यूक्लियस। फिर हमारे पास दो टर्म बाकी है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो मास। न्यूट्रिनो मास नेग्लिजिबल, तो हम न्यू ने लेते हैं कंसीडर, माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट हम कंप्लीट करते हैं इंटू सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसको हमने और थोड़ा इलेबरेट कर लिया। ये क्यू वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो आप अब इजीली कर सकते हो। एटॉमिक मास माइनस ZME, ये पूरा आप लिखोगे, देखो गेट द आइडिया। ओके, तो उसको आप वहाँ पर ये सिंप्लीफाई करोगे ना, मतलब ये देखो एटॉमिक मास ऑफ Z है, ये तो आपको मिलेगा। आई विल राइट समथिंग, ये आपका एक रहा बचेगा। अब इससे हम सॉल्व करते हैं आगे कि भाई हमारा ZME है माइनस ZME। फिर आपको ये भी टर्म बचेगा, दैट यू दिस टर्म भी कैंसिल नहीं होगा। आपको ये टर्म कैंसिल हो रहा है कि नहीं वो देख लीजिए आप। तो माइनस ZME, और यहाँ पर आप देखिए दिस, ये माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा साइन। जब ये आप ब्रैकेट रिमूव कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। ओके, 2 मिनट स्टूडेंट्स, कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वेट सम टाइम। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये क्यू वैल्यू हम सॉल्व कर रहे थे। ये यहाँ पर जो कैंसिल टर्म होगा, ये माइनस साइन हम करते, ये माइनस दो टर्म हमें मिलेगा जो मैंने ये मार्जिन किया आपसे, देखो वो। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो साइन होगा, ये जैसे ही आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस Z+1 इंटू एम ई, और ये भी प्लस एम ई। तो यहाँ पर आप देखोगे ZME एंड Z+1 ME, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म विल कैंसिल आउट, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म भी आपको कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अभी जो टर्म बच रहा है वो लिख लेते हैं। तो आप क्यू वैल्यू फॉर बीटा माइनस डी के इसी बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई राइट दैट पार्ट, क्यू वैल्यू फॉर बीटा माइनस डी के, दैट यू कैन क्यू इक्वल टू, हमारा एक तो बनेगा एटॉमिक मास of the parent nucleus outside A minus, बस इतना ही आपको करना है, माइनस दैट इज द एटॉमिक मास, ओके, माइनस द एटॉमिक मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एट Z+1 is, ओके, और इंटू सी स्क्वायर।
ये आप कर लेते हो ये इक्वेशन, ओके। वन मिनट स्टूडेंट, ये आपका, हाँ प्रॉब्लम कुछ आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट लास्ट, वेट फॉर सम टाइम। हाँ स्टूडेंट, अभी आप देखिए, हाँ ये अभी शेयर में कर रहा हूँ। बस लास्ट ये तो ही आपको आज क्यू वैल्यू बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए आप ऐसा मेजर कर सकते हैं। तो क्यू वैल्यू का कंसेप्ट मैंने एक इक्वेशन आपको बताया फॉर दिस बीटा माइनस डी के है। तो यहाँ पर आप ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, जो लास्ट ये रिजल्ट मिल रहा है क्यू वैल्यू, दैट इज फॉर बीटा माइनस डी के, इसी है द लास्ट। सिर्फ इतना ही आपको करना है, क्यू वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट यू कैन कैलकुलेट। दो टर्म ही बचेगा, जो पेरेंट का एटॉमिक मास है माइनस दी डॉटर। लेकिन आपको चेक करना है कि बीटा प्लस में कैसे कंसेप्ट आ रहा है, बीटा प्लस का क्यू वैल्यू कैसे आप बना सकते हो, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर का क्यू वैल्यू कैसे बना सकते हो। तो ये कंसेप्ट है। और एक मुझे यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट बताना था कि यहाँ पर डिफ़िकल्टीज जो आ रही है वो स्पेक्ट्रम में आ रही है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास बताया था, शॉर्टली मैं बता देता हूँ, 12 बजने वाले हैं, तो 4-5 मिनट। अल्फा डी के जो रहता है वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम देखा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर भी ट्रांजिशन पैरेंट टू डॉटर ही हो रहा है, लेकिन जब आप डिटेक्टर से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स आप कैलकुलेट करोगे और उनकी एनर्जी के साथ, तो देखेंगे कि उनका जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। कैसा स्पेक्ट्रम मिल रहा है? दैट वी गॉट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है उसको समझना है, वो वेरी डिफिकल्ट है कि भाई ये नेचर ऐसा कंटिन्यूस क्यों आ रहा है बीटा में। देखो ये नेचुरली है, एज अ नॉट एनी कुछ हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी कोई नहीं दे रहे। नेचुरली अल्फा स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं तो वो डिस्क्रीट है, बीटा स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो कंटिन्यूस नेचर कैसा आ रहा है, वहाँ पर एनर्जी का क्या है, फिर उनके कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो दैट डिस्कशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका स्पेक्ट्रम पार्ट देखेंगे। स्पेक्ट्रम के बाद हमें पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस और कुछ एक थ्योरी ले लेंगे वहाँ पर। तो वी गो ऑन दैट सेशन ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट था, उनका हमने रिवीजन कर लिया अब तक। अल्फा डी के पैराडॉक्स का मैंने फिर से आपको आज रिवाइज करा दिया। बीटा डी के का इंट्रोडक्शन भी दे दिया, उनका हिस्ट्री भी बताया, क्या क्या हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप आई होप कि अल्फा डी के तक आप लोग अभी इस वीक में पढ़ लेना सब अल्फा डी के। ट्राई करेंगे कि उनका जो कुछ असाइनमेंट है, so will send your assignment in this week on alpha DK and other questions। साथ साथ रेडियो एक्टिविटी के भी कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ना, उनके भी प्रॉब्लम्स टाइम मिले तो सॉल्व करना रेडियो एक्टिविटी के, उनके कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट, असाइनमेंट 2, ओके। तो आप कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक दे देना। तो आपके साथ साथ अल्फा डी के प्रिपेयर कर लो। इफ इन दिस मंथ मिड सेम एग्जाम आ जाए तो अल्फा डी के तो आ ही जाएगा वहाँ तक।
और बीटा डीके में हम कितना कवर कर लेते हैं, तो वो उतना आपका कंसिडर होगा। अभी कुछ सर्कुलर नहीं है, बट आई होप कि आज 10th हो चुका है, इन दिस मंथ आपका प्रोबेबल लग रहा है कि आपका मिड सेम होगा। तो शायद बीटा डीके भी हमारा नेक्स्ट वीक में 3-4 लेक्चर्स प्रोबेबली, जो अच्छे से वहाँ पर कोई ये दिक्कतें नहीं आई नेटवर्क की, तो आराम से हमारे कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर एक बड़ी थियरी है जो फर्मी थियरी बीटा डीके, वो हमारा थोड़ा टाइम लेगा, बाकी तो हम आसानी से वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन? हाँ, वंस अगेन रिपीट। सर ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा इंटरनल? देखो अभी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, वन लाइन आंसर, मुझे उनके ओके। रिलेटेड कुछ भी मैसेज नहीं है, बट इतना बताने में आ रहा था कि सितंबर में आपका मिड होगा, ऐसा बोलने में आ रहा था। तो अब क्या सर्कुलर है, कैसे आपका टेस्ट होगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उसके बारे में कुछ भी अभी सर्कुलर नहीं आया और कुछ भी मीटिंग में भी डिस्कशन नहीं किया अभी तक। तो जैसे ही कुछ हमें मैसेज मिलेंगे, आई विल शेयर विथ यू विद इन दैट डे, हम आपको बता देंगे कि आपका कैसा रहेगा। बट यू प्रिपेयर वेल, जो भी मोड में आया आपको प्रिपरेशन करके रखना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप अच्छे से सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीक आपका प्रोजेक्ट रिव्यू है स्टूडेंट, तो आप अपने जो भी आपने गाइड सेलेक्ट किए गाइड के साथ डिस्कस कर लीजिए, डेट ले लेना और नेक्स्ट वीक रिव्यू ले लेना। मैं उनसे आपके जो भी ग्रेड दिए होंगे आपके रिव्यू के, वो मैं ग्रेड उनसे आप ले लूँगा। ओके, वो मैं फैकल्टी के साथ शीट शेयर करके आपके जो भी